हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर जो आपकी रहेगी 9th क्लास, ठीक है, रे ऑप्टिक्स की जो हमारी चल रही है एज इट इज़, एज यू नो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो जाए, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 48। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The wavelength of the light in two liquid X and Y is 3500 angstrom and 700 angstrom, 1700 angstrom. Then the critical angle of X relative to the Y. देखो, अगर आप लोगों ने याद हो तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे TIR की बात करी थी, ठीक है। TIR क्या होता है बेसिकली, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने बात करी थी किसकी? TIR की, यानी कि हमारे पास होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास क्या है? कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे TIR की कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि दो कंडीशन हमारे पास मिनिमम रहेंगी, अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वहाँ पे TIR होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड अदरवाइज अगर कंडीशन उनमें से एक भी फेल हो जाती है तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो व्हाट आर कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज दैट रे must travel from denser medium to rarer medium। denser medium से कहाँ जाए? rarer medium में जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि एक कंडीशन हमारे पास ये होगी। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन की अगर बात कर रहे हैं तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than a particular angle known as critical angle। क्या बोलते हैं उस एंगल को? क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इफ दिस टू कंडीशन आर सेटिस्फाई देन वी कैन से देयर इज अ TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ पे होगा, और अदरवाइज यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर कंडीशन फेल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी, हमारे पास ये जो क्रिटिकल एंगल है, बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास इसी का है, ठीक है। ये जो क्रिटिकल एंगल है ये क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली पर्टिकुलर एंगल, अगर हम उससे ज़्यादा पे, यानी कि क्रिटिकल एंगल की अगर मैं यहाँ पे परफेक्टली बात करूँ, देखो, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा जहाँ पे अगर हम इंसिडेंस करें, ठीक है, दैट एंगल क्या होगा आपके पास? दैट एंगल फॉर विच, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, जिसके लिए हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इस पूरे का मतलब हुआ कि इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। कब? जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या होना चाहिए? आपका 90 डिग्री होना चाहिए। दैट एंगल, फॉर दैट एंगल, ये क्या होगा? हमारे लिए कंडीशन होगी, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा? ये अलग अलग वैल्यू रखेगा। अच्छा जी, अब क्रिटिकल एंगल को हम किस चीज़ की, यानी कि किस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे वो देखो। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला अपने पास बनता है साइन C, दैट इज साइन क्रिटिकल, या साइन IC भी लिखा मिलेगा आपको। क्रिटिकल एंगल इज 1/μ। क्या होता है? 1/μ, राइट, ठीक है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, राइट, ठीक है जी। चलिए, यहाँ से एक बात हमें और पता है कि जो म्यू होता है, म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, so we can say sin IC is directly to lambda, so in the question या previous question जो हमारे पास था 38 क्वेश्चन 48 सॉरी, ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा गया है? हमें वेवलेंथ गिवन है और हमें क्रिटिकल एंगल जो है वो पूछा गया है। समझ में आई बात? ठीक है।
अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, 48 क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, लैम्डा है जो एक्स की वो है 3500 एंगस्ट्रॉम, और हमारे पास लैम्डा जो है वो वाई की वो कितनी है आपके पास 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, हमें क्या बताना था, क्रिटिकल एंगल बताना था किसका, देखो यहाँ पे हमें बताना है देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई। हमें क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल बताना है एक्स का रिलेटिव टू वाई। तो कैसे निकालेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूं मैं, सी से लिखे अगर इसको क्रिटिकल को, तो एक्स का रिलेटिव टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाई, ये हमारे पास क्या है फाइंड आउट करनी है थी। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देन कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है जी क्या, साइन सी डायरेक्टली होता है किसके, लैम्डा के, तो साइन सी एक्स डिवाइडेड बाय साइन सी वाई इज इक्वल टू होगा लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई, क्या होगा लैम्डा एक्स बाय लैम्डा वाई, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज लैम्डा एक्स कितनी है 35,100 और ये है हमारे पास 7000। ठीक है, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/2, कितना आ रहा है 1/2। हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एंगल, यानी कि एंगल बताना कितना होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, साइन में है, ठीक है, यानी कि सी एस बाई सी वाई अगर मैं लूँ, सिर्फ एंगल की अगर बात करते हैं तो साइन इनवर्स जाएगा उधर, क्या आएगा साइन इनवर्स 1/2। सो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इफ यू नो द सोल्यूशन हाउ वी विल सॉल्व इट, दैट इज ये हमारे पास 1/2 जो वैल्यू है कितने एंगल पे होती है साइन की, 30 डिग्री पे, कितने पे होती है 30 डिग्री पे। सो यहाँ पे वी विल पुट द साइन 30 डिग्री, यहाँ पे क्या करेंगे साइन 30 डिग्री पुट कर देंगे। ओके जी, सी एक्स बाई सी वाई, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट, दैट इज हमारे पास जो एंगल आएगा दैट इज रिलेटिवली दैट एंगल इज 30 डिग्री, क्या होगा रिलेटिवली जो एंगल होगा आपका वो यहाँ पे रहेगा कितना 30 डिग्री। समझ आई बात, क्लियर है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपके पास 30 डिग्री, राइट। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट रहेगा। समझ आई बात, यहाँ पे हम कंसेप्ट भी जो है साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, जितने फॉर्मूले आपके बन रहे हैं वो भी सारे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है वो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो इसने क्या बोला था, क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है, एक टर्म है जो कि रिलेट करती है TIR के साथ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि TIR क्या होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कब होता है ये रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हमें पता है, लाइट आई उसी मीडियम में टकरा के क्या करेगी, टर्न बैक कर जाएगी, ठीक है, बाउंस बैक कर जाएगी वी कैन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये क्या है, स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्शन है, यानी इंटरनली ही लाइट क्या करती रहेगी, लाइट बोले या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो क्या करेगी, टर्न बैक कर जाएगी। हम विजिबल में बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास ऑप्टिक्स है दैट इज अ ऑप्टिकल फिनोमिना को जो है रीड करती है, ऑप्टिकल फिनोमिनाज को। और ऑप्टिकल मीन्स यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व, यानी कि हमारी आँख जिस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके जिस पार्ट को देख पाती है, हम सारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज या एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं सारे वह हम विजिबल रीजन में करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट इन द सेंस दैट इज विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड वी कैन सेंस इट। समझ आई, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के अंदर, अच्छा जी, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा जो है पार्ट, हमें पता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, यानी कि एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। सो आउट ऑफ दिस टू फील्ड विच फील्ड इज यूज टू सेंस द लाइट, यानी कि कौन सा पार्ट है जो हमें देखने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो है आंसर सभी ने करना है। क्लियर, चलिए जी, क्रिटिकल एंगल समझ आया, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे कैसे, किस तरीके के वहाँ पे फॉर्मूले होंगे, वो चीज़ें भी क्लियर है यहाँ से सारी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। अब ये क्रिटिकल एंगल के ही चलेंगे कुछ क्वेश्चन, तो ईजिली यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम। क्या मैंने ये बात यहाँ पे नहीं लिखी, सेम
लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो इसका तो आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ जी क्या बोला जाएगा उसको, दैट इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि हमारे पास होता है साइन आई अकॉर्डिंग टू स्नेल। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन में क्या है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, what is the Snell's law? That is sine of I to the sine of R is equal to mu. म्यू ये क्या है, रेयरर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। क्या है, रेयरर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। म्यू आर नहीं, ठीक है, ओके जी, ये होता है। अब यहाँ पे हमने कहा आई जो है हमारा सी के इक्वल होगा और जो आर है वो हमारा 90 के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं साइन सी डिवाइडेड बाय साइन 90 कितना होता है 1, एंड दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। सो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। इस टर्म को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान के क्या चलते हैं जनरली कि ये हमारे पास एयर है और ये हमारे पास कोई भी डेंसर मीडियम। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जी आपके पास 1, लाइट रे आई रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी तो ये क्या करेगी, अपने ऑप्टिकल पाथ से डेविएट करेगी, आइदर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, आइदर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। दैट कंडीशन आर डिसाइडेड कि हमारे पास जो रे है वो कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है। if the ray is moving from rarer medium to denser medium, that is it move towards the normal, or vice versa, that is if the ray is traveling from rarer to denser to rarer medium, then it is move away from the normal। क्लियर हुई? ठीक है, जो मतलब आवाज है वो समझ में आ रही होगी, दिस इज ड्यू टू द सीजन, आप समझ ही सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू आर रेयरर मीडियम के लिए क्या होगी आपके पास वैल्यू, दैट इज 1। कितनी होगी, 1 होगी। सो साइन सी डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डी। अगर आपने देखा हो तो लास्ट पेज पे मैंने यही फॉर्मूला आपके पास लिखा था, क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला आपके पास लिखा गया था, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है आपके, क्लियर है ना, ओके। चलिए, तो इसको नोट करोगे फटाफट से, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रहेगा आपके कि नीचे जो ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं ये किस मीडियम का है, डेंसर मीडियम का। हमेशा डेंसर का नीचे लेंगे, रेयरर का ऊपर लेंगे। ठीक है, तो वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सबसे डेंस मीडियम कौन सा है आपके पास, सबसे डेंसर मीडियम, सबसे डेंस मीडियम वी कैन से कौन सा है आपके पास, हाँ जी बताइए। यस, कौन सा रहेगा सबसे डेंसर मीडियम, सबसे डेंसर मीडियम की अगर बात करते हैं तो वो आपके पास रहेगा डायमंड। कौन सा होगा, डायमंड। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, दैट इज 2.4। ठीक है, 2.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, क्रिटिकल एंगल ही बताओ भी डायमंड के लिए क्या होगा अगर उस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2 है। तो अभी आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि अभी तो आपने बताया 2.4 होता है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, हो सकता है ये कि अलग जो है कंपोजिशन हो ग्लास की, तो उसके लिए 2 भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली जो हम यहाँ पे रेफरेंस मान के चलते हैं तो डायमंड के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रहेगा 2.4, राइट। अगर यहाँ पे 2 दे रखा है तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल दैट इज साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर। ये डायमंड नहीं है, क्या है, डेंसर मीडियम।
तो अब सबसे डेंस क्या है, डायमंड ही है जी, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1/μd। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, दैट इज 1/2। सो सी इज द साइन इनवर्स 1/2। तो अभी ये हमने जैसे सोल्व किया था उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। कितना होता है ये, साइन 30 होता है। कितना होता है, साइन 30। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट, दैट इज आवर आंसर इज 30 डिग्री। तो क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बात, बातें क्लियर हैं यहाँ तक, ठीक है जी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। द रीजन फॉर द साइनिंग ऑफ एयर बबल इन द वाटर। वाटर के अंदर जो एयर बबल है वो शाइन करता है, वाई, क्या रीजन है उसके पीछे। डायफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, डिस्पर्सन हो रहा है लाइट का, स्कैटरिंग हो रही है, या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर कीजिए सभी, आंसर करेंगे सभी। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ जी, क्या रहेगा आंसर। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि दो ऑप्शन चूज किए हैं, दैट इज फर्स्ट इज डिस्पर्सन एंड सेकंड वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्टली यू नोट इट, ओके। सो व्हाट इज द डायफ्रैक्शन, व्हाट इज द डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ के रख देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ये डोर है हमारा, ये इस तरीके से लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यानी कि उधर दूसरी साइड से लाइट आ रही है, ठीक है। स्टार नहीं है, स्टार की तो लाइट आती नहीं अपने पास, ये क्या है आपके पास, सन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा होगा, कुछ इस तरीके की बैंड्स बने देखे होंगे, पतले पतले, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं होते, इस तरीके से, यानी कि थोड़ा सा अगर उसको खुला छोड़ देते तो यहाँ पे क्या है, हमें थोड़े थोड़े बैंड्स बने दिखते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, डायफ्रैक्शन बोला जाता है। भी हमारे पास ये बैंड बन रहे हैं ड्यू टू द डायफ्रैक्शन। होना क्या चाहिए था, एक शार्प अपने को या तो मतलब रोशनी मिलनी चाहिए थी, या अगर दरवाजा मतलब जहाँ से बंद है तो वहाँ पे पूरा डार्क मिलना चाहिए था, और अगर वो खुला है तो पूरा का पूरा लाइट मिलना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे ये पैटर्न जो बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है इसको, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द bending of light after striking to the obstacle, or we can say after striking to the anything। इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन वही होनी चाहिए कि हमारे पास जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ, यू नो दिस इज द लाइट वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ये होनी चाहिए, ठीक है। डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन होनी चाहिए, इसको डायफ्रैक्शन बोलते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है, प्रिज्म में से लाइट पास करी, वहां पे अपने को 7 डिफरेंट कलर जो है व्हाइट कलर का, क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी व्हाइट लाइट की, ठीक है, 7 कलर्स के अंदर, दैट इज नोन एज द डिस्पर्सन। स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज जस्ट लाइक द डायफ्रैक्शन। स्कैटरिंग में क्या होगा, बिखर जाएगी लाइट, ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ से स्कैटर कर जाएगी, यानी कि लाइट का एक तरीके से बिखरना, वी कैन से, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, लाइट जब एक डेंसर मीडियम से रेयरर में डाली जाती है, अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल से, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उससे ज़्यादा पे डाली गई है, तो वो क्या करेगी, उसी मीडियम में टर्न बैक कर जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये साइनिंग होगी बबल्स की, तो ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आई बात, ठीक है। चारों फिनोमिनाज यहाँ से क्लियर हैं सभी को, चारों के चारों फिनोमिनाज क्लियर हैं सभी को यहाँ से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू द एयर, with respect to the air, critical angle of a medium of a light of red color is lambda 1. Other fact remaining same. Critical angle of light of the yellow color is lambda 2. अच्छा जी, यहाँ पे हमें बतानी है क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन क्या होगी अगर उन दोनों के बीच में क्रिटिकल एंगल बन रहा है थीटा,
देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास अगर एक रेड कलर की लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1 और एक हमारे पास येलो कलर की लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2। ये है आपके पास रेड कलर के लिए एंड दिस इज ड्यू टू द येलो कलर। तो इनका जो क्रिटिकल एंगल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर इज लैम्डा 1, other fact remaining same, critical angle for the light of the yellow color will be, यहाँ पे आना चाहिए था थीटा, है ना, कि अगर रेड कलर के लिए देखें तो थीटा है, तो येलो कलर के लिए बताओ क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा। देखो यहाँ पे एक बात हमें पता है जी, क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब ये कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल जो है थीटा है किसके लिए, लैम्डा 1, यानी कि रेड कलर के लिए कितना है वो थीटा है, ठीक है। अब वो थीटा से ज्यादा होगा, थीटा होगा, या थीटा के से कम होगा, या फिर इसके बराबर होगा फॉर द येलो लाइट। क्वेश्चन समझ आ रहा है, येलो लाइट के लिए क्या होगा वो हमें बताना है। अच्छा एक बात यहाँ से बताना, जो हम विबग्योर लिखते हैं, यहाँ से जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ऑब्वियसली है, इंक्रीज करेगी, है ना। क्या करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, राइट। क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल जो है डायरेक्टली है किसके, लैम्डा के, क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली टू द लैम्डा, लैम्डा इज द मैक्सिमम फॉर द रेड कलर। इसके लिए क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगी ना लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या होगा इसके लिए, मैक्स होगा। इस येलो के लिए क्या होगा, इससे लेस होगा, तो इसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, इससे लेस होगा, क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, लेस देन थीटा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, समझ आई, ठीक है। चलिए आई एम रिपीटेड अगेन इट, रेड कलर के लिए लैम्डा 1 वेवलेंथ दी, येलो कलर के लिए लैम्डा 2 दी। अब ये कह रहा है कि रेड कलर के एंगल अगर थीटा बन रहा है तो बताओ जो येलो कलर है उसके लिए एंगल कितना बनेगा, वो थीटा के बराबर बनेगा, थीटा से कम बनेगा, या फिर थीटा से ज़्यादा बनेगा, या फिर एक ऑप्शन ये भी है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी क्रिटिकल एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल ज़्यादा किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा, बाकी सब के लिए उससे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, दैट्स वाई। सो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो है critical angle for the yellow light of wavelength lambda 2 is less than the critical angle for the red light। रेड के कंपैरिजन में क्या बनेगा, वो आपके पास छोटा बनेगा, ठीक है, स्मॉल बनेगा, लेस बनेगा। क्लियर, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे वेरिएशन पता होनी चाहिए, वेरिएशन अगर पता है ना तो इजीली कर ही लोगे आप, ठीक है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ आ गई। हाँ जी, नोट कर लिया ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू, मिराज किसके एप्लीकेशन है, सभी को पता होगा, आंख बंद करके लगा दोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। मिराज के साथ यहाँ पे मैं एक आपको और बता देती हूँ, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी क्या है आपके पास, TIR की एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, या फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि ये आपके पास क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। या फिर यहाँ पे कहोगे कि साइनिंग
ऑफ बबल अंडर द वाटर, अंडर द वाटर। ठीक है, ये एप्लीकेशंस आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि रेनबो इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन बताना है आपने क्या, रेनबो इज बेस्ड अपॉन विच फिनोमिना, फिनोमिना कौन सा होगा जिसके बेस पे रेनबो जो है बनता है। राइट, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या है ये बताना है कि ऑन विच बेस, ऑन विच फिनोमिना द रेनबो इज बेस्ड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डेप्थ ऑफ h इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट विल एमिट। ओके जी, यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट केप्ट अंडर द डेप्थ ऑफ अ वाटर, ये यहाँ पे वाटर है। ठीक है, इसके h हाइट पे यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने। ठीक है जी, क्या कह रहा है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट एमिट, यहाँ पे मान लेते हैं ये सर्कुलर है हमारे पास, एक ग्लास ही मान लेते हैं, है ना, क्या आपके पास एक ग्लास है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो नहीं देख रहे, अपरेंट डेप्थ नहीं देख रहे। ठीक है, ये अपरेंट ही बता रखी है कि h हाइट पे हमने मान लिया उसको। ओके जी, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, ये सर्कल की रेडियस बतानी है कितनी होगी, सर्कल की क्या बतानी है, रेडियस हमें बतानी है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यस, सोचो जरा कैसे निकालेंगे इसको। देखो, फर्स्टली तो यहाँ से हम क्या करें, क्रिटिकल एंगल निकाल दें, क्योंकि एंगल का रिलेशन हमें लेके आना है किसके साथ, किसी एक पैरामीटर के साथ। ये अगर h है, ये अपनी h है, ये r है। ठीक है, इन दोनों को रिलेट करना है तो मैं इस ट्रायंगल से कर सकती हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से देखो थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से करना चाहे तो होगा कुछ ऐसा कि यहाँ से एक लाइट रे जाएगी। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है जी, डेंसर से जा रही है रेयरर में, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये क्या होगा अपने पास, एंगल C होगा, दैट इज क्रिटिकल एंगल होगा। क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, साइन C दैट इज इक्वल टू 1/μ, तो 1/μ इज 4/3, तो दिस इज 3/4। इतनी बात क्लियर। ठीक है, यहाँ से हमें रेडियस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा अपने पास और ये बनेगा इसका बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज व्हाट, टेंजेंट थीटा, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा, थीटा क्या है आपके पास, C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है इतनी बात। हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। चलिए जी, तो R इज इक्वल टू H10C, H10C, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम क्या बताएंगे, R हमें निकालना था, h की टर्म में ही बताना है, 10C की वैल्यू निकाल लो बस। 10C क्या बनेगा, अगर ये आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है, यही होता है। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, 4 है, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 3। ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया भाई, परपेंडिकुलर कैसे हो गया, अगर आपके पास साइन C है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका अगर यहाँ से बेस निकालते हैं, बेस आपके पास क्या बनेगा, बेस कितना बनेगा, बेस बनेगा जी आपके पास अंडर द रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
तो ये कितना होगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 अंडर द रूट दैट इज रूट 7, कितना बनेगा रूट 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस आई विल जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो बेस आपके पास आ रहा है कितना, अच्छा इसको यहाँ पे कुछ थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो यहाँ से बेस अपना क्या है, रेडियस है, रेडियस क्या है उसकी, बेस है, और ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से साइन 10c क्या आएगा, बेस, ये तो परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये था ना परपेंडिकुलर, थीटा के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या है, ये भी गलत हो गया, ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। हाँ अब ठीक है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 10c, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है बाय यूजिंग पाइथागोरस 3, बेस कितना है आपके पास दैट इज रूट 7, कितना है रूट 7। तो पुट द वैल्यू ऑफ 10c here, so what we will get that is r is equal to h, 10c is 3 by root 7, so यहाँ से आपका आंसर बना 3h by root 7। आया या नहीं आया, रेडियस आपके पास आई या नहीं आई बताइए, क्लियर है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। क्या था क्वेश्चन में हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया था h हाइट पे, यहाँ पे क्या निकालना था हमें, ये रेडियस निकालनी थी जो कि सर्कल ऊपर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया था, क्वेश्चन का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा, बाहर क्या है एयर है, ठीक है बाहर क्या है एयर है, अंदर है वाटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यूज करके, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यूज करके साइन की वैल्यू निकाल ली, थीटा निकाल लिया, पाई यूजिंग पाइथागोरस इसकी थर्ड साइड निकाल ली। फिर यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया कि आर निकालने के लिए हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा यूज कर सकते हैं, तो सेंटर टेंजेंट थीटा की टर्म्स में हमने जो है इसको सोल्व कर दिया। क्लियर, आई बातें यहाँ तक समझ में, ठीक है ओके जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है तब तक अपने ये क्वेश्चन जो है आप एक बार रिपीटिशन में देख सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन का कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आता या कोई भी कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है जी ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग और फॉर वॉचिंग द वीडियो।